यस, कम इन। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूँ सर। ठीक हैं? यस सर। स्ट्रेस पे तो नहीं हैं? बिल्कुल नहीं सर। गुड। अपने बारे में कुछ बताइए, नाम और जाति का उल्लेख किए बगैर। सर मैं सुल्तानपुर से हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा महर्षि विद्या मंदिर से हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से। उसके बाद से फिर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ जॉब छोड़ के, और साथ में मैं पैरेलली बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ, मेनली ऑनलाइन मीडियम पे। और यूपीएससी और यूपीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और अभी मैं अधिशासी अधिकारी के तौर पे चयनित हो चुका हूँ। यूपीएससी द्वारा वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, जिसकी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अच्छा। तो बीटेक आपने किया, फिर बीटेक के बाद आप जॉब छोड़ दिए? जी सर। और उसके बाद पढ़ाना शुरू किया, तैयारी, ये समझ नहीं पा रहे हैं हम कि क्या स्ट्रैटेजी है और किस तरफ आपने बीटेक फिर क्यों किया? बीटेक सर जब मैंने किया तो मैं 12th में था, तो मैं साइंसेज और मैथमेटिक्स में अच्छा था, तो एक नेचुरल रुझान जो था वो उस दिशा में था। और जब मैं वहाँ पे गया तो थोड़ा समझ का विकास हुआ उम्र के साथ, और मेरे अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अपने प्रदेश के, देश के लोगों के लिए कुछ करना है। जिस स्तर पर यहाँ पर समस्याएं हैं, और मैं उस लक्ष्य के प्रति ये एग्ज़ाम जो है, ये सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है उसको मैं ज़्यादा उपयुक्त पाता हूँ। तो भारत जैसे कम संसाधन वाले देश में जी। आपके ऊपर, आपको इंजीनियर बनाने में इतना संसाधन लगाया देश और सरकार समाज ने, फिर आप उस संसाधन को व्यर्थ कर दिए, आप उसका उपयोग तो किए नहीं। आप ईओ नगर पंचायत में जा रहे हैं, फिर आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, तो फिर कहाँ, तो व्यर्थ हो जाएगा। सर मेरा मानना है कि ये पूर्णतः व्यर्थ नहीं हो रहा है। एक तो सर ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, वो मैं फुलफ़िल कर रहा हूँ अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के माध्यम से। सेकंड थिंग है सर कि जैसे मैं केमिकल इंजीनियरिंग, चूँकि मैंने मानविकी विषयों की भी पढ़ाई की है और मैंने विज्ञान की भी पढ़ाई की है, तो दोनों फील्ड में मैं इक्वली कंफर्टेबल हूँ सर। जैसे अगर मुझे सेम चीज़ अगर केमिकल इंजीनियरिंग का उपयोग अगर डे टू डे लाइफ में भी करना हो तो मैं उसमें सक्षम हूँ। केमिकल इंजीनियरिंग का उपयोग आप डिप्टी कलेक्टर के रूप में कैसे करेंगे? सर जैसा कि मैंने वहाँ पर पढ़ाई की है कि उत्तर प्रदेश में एक कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, और यहाँ पर गन्ना एक प्रमुख नकदी की फसल है। तो सर गन्ना किसानों की जो समस्याएं हैं वहाँ पे सर, जैसे शुगर केन इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम लगातार पढ़ रहे हैं, हम बीटेक के टाइम से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे सर हो गया कि वहाँ का जो बाई प्रोडक्ट है वो हम प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे मोलेसेस हो गया, कंपलसरी जूट पैकेजिंग है जो कि इसको नुकसान कर रही है क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक होती है। उसके बाद सर ऑपरेशनल जो चीनी मिल हैं वो एफिशिएंसी पे नहीं चल रही हैं, किसानों की समस्याओं में जो भुगतान की देरी आ रही है, जो एरिया का सर रिक्वायरमेंट है, मिनिमम डिस्टेंस का रिक्वायरमेंट है, वो कुछ पॉलिसीज़ हैं जिनमें सुधार लाया जा सकता है। और कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश अगर हम स्टार्टअप जो नीति भी आई है अगर हम देखें, या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, तो उसमें रोज़गार सृजन के लिए और भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी मैंने पढ़ाई की है, लाइक केमिकल्स हो गया, पेट्रोकेमिकल्स हो गया। तो एक बेटर कन्वीनर के तौर पे मैं काम कर सकता हूँ अगर ऊपर से जो भी आदेश आता है या अगर मुझसे इनपुट मांगा जाता है। तो चूँकि मैं मानविकी और विज्ञान दोनों की मैंने शिक्षा अर्जित की है, तो शायद मैं थोड़ा बेहतर ढंग से उनको कार्यान्वित कर सकूँ। ज़्यादा संतुलन रहेगा। जी सर, आपके हिसाब से? मुझे ऐसा लगता है सर। मानवतावाद शब्द सुना है आपने? जी सर। क्या होता है ये मानवतावाद? सर अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें तो मानववाद एक शब्द है। ह्यूमनिज्म। जी बताइए। जी सर ह्यूमनिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है जो कि मानव को विश्व के केंद्र, संसार के केंद्र में रखती है। वो मानव को किसी एक मीन्स की तरह नहीं देखती है, बजाय वो मानव को ही एंड के रूप में देखती है, एक अंत के रूप में। जैसे सर हम ये मानते हैं, ऐसा नहीं जैसे उदाहरण मैं देना चाहूँगा सर कि धर्म के लिए मानव पे सपोज़ कोई अत्याचार हो रहा है, तो ह्यूमनिज्म उसकी इजाज़त नहीं देगा। वो बोलेगा कि मानव है, वो धर्म की पूर्ति का साधन नहीं है, वो अपने आप में ही पूर्ण है।
अच्छा, गांधी जी किस तरह के दार्शनिक थे? गांधी जी सर वो ह्यूमनिस्टिक तो थे सर। और मार्क्स किस तरह का दार्शनिक था? सर मार्क्स आउट एंड आउट ह्यूमनिस्ट और इंडिविजुअल हैं। गांधी जी में एक हमें बैलेंस देखने को मिलता है। वो एक तरफ ह्यूमनिज़म की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो फिलॉसफी को भी उसमें ले आते हैं। वो दोनों चीज़ों को एक बैलेंस करते हैं वो। और मार्क्स जो हैं वो पूर्णतया इंडिविजुअलिस्ट हैं, ह्यूमनिस्ट हैं सर। अंकित जी, आपने कहा कि जो है बीटेक के बाद में आपको रुझान उस तरफ सिविल सेवा की तरफ बढ़ा यहाँ पर जो है। जी सर। अब ये बताइए कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है, नौकरी को सृजित करना, बनाना, या फिर नौकरी किसी के नीचे करना? कौन सा ज़्यादा बेहतर है? जस्ट टू क्रिएट द जॉब्स फॉर द अदर, वो ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग एक शिक्षा पाने के बाद में किसी के साथ नौकरी करें? जी सर, मेरा मानना है कि ये जानना महत्वपूर्ण होगा कि हम जो नौकरी कर रहे हैं वो किस स्तर की है। अगर सर हम अंडर में नौकरी कर रहे हैं, जैसे सर ये तो हायरार्की है। अब प्रमुख सचिव जो हैं हमारे, वो भी सर किसी के अंडर ही हैं, लेकिन सर वो एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे वो जॉब सृजित करने के कामों में भी कहीं ज़्यादा वो योगदान दे सकते हैं। तो सर वो डिफरेंट आयाम है। हालांकि अगर मुझसे व्यक्तिगत राय पूछी जाए तो सर नौकरी सृजित करना तो बहुत ज़रूरी है और ये बेहतर काम माना जाए। अच्छा, ये गोमती नदी जो है ये किस जगह से निकलती है, इसको उद्गम कहाँ पर होता है? सर ये पीलीभीत से निकलती है, गोमत ताल नामक स्थल से। और कहाँ जाके मिलती है गंगा से? सर ये मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में 3 राज्यों ने एक सिंक्रोनाइज सर्वे करने की बात करी, किसी पक्षी को लेकर सिंक्रोनाइज सर्वे करने की बात करी। तो पक्षी कौन सा है और कौन से 3 राज्य हैं? अभी कल ही का न्यूज़ यहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी सर, मैंने पढ़ा नहीं कल। अच्छा, ठीक है। अभी एक ऑपरेशन दोस्त हुआ था, इसकी काफ़ी पूरे अंतर्राष्ट्रीय पूरे पटल पे काफ़ी सराहना करी गई थी। तो ये ऑपरेशन दोस्त है क्या? सर ऑपरेशन दोस्त जो भी भूकंप आया है टर्की और सीरिया में, उसके लिए भारत सरकार द्वारा एक डिप्लोमेसी का फॉर्म है जो कि ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी है, जो कि डिज़ास्टर के टाइम पे देशों को मदद पहुंचाने के जरिए अपने डिप्लोमेटिक संबंध अच्छे करने के लिए की गई है। इसमें से भारतीय आर्मी की तरफ से असाइनमेंट भेजा। डिप्लोमेटिक संबंध को अच्छे करने के लिए करिए कि यहाँ पे कुछ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी है सर, बिल्कुल। बात तो सीरिया में हम लोग किस प्रकार से गए? वैसे भी हमारा काफ़ी कट्टर प्रतिनिधि है सीरिया, जो है हम लोग कई जगह पर जो है चैलेंज करता है, ये कई मुद्दों पर हम लोगों को जो है हमारे अगेंस्ट जाता है यहाँ पर ही। तो सीरिया पे भी हम लोग गए यहाँ पर, तो वहाँ किसके साथ मिलकर गए हम लोग, कैसे पहुँचे हम लोग? सर क्या लास्ट मेरा मतलब ये है यहाँ पर कि सीरिया में क्या हम सीधे रूप से गए या किसी और के साथ मिलकर हम लोग गए, किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ गए हम लोग जो है? सर ये स्पेसिफिक डिटेल में मिस कर रहा हूँ सर, रिकॉल नहीं कर पा। अच्छा, ठीक है। कुछ सुल्तानपुर की कुछ समस्या बताएं। जी सर, सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ ही नहीं है। वहाँ पे उद्योगों की जो संख्या है वो ना के बराबर है। मुख्य उद्योग अगर हम किताबों में पढ़ें तो आता है सहकारी चीनी मिल, जो कि सर पूरे उत्तर प्रदेश में शायद इतनी ख़राब स्थिति कुछ ही जनपदों की होगी, इवन पूरे देश में। तो ये बहुत ज़रूरी है, जिसके चलते वहाँ पर बेरोज़गारी की दर काफ़ी अधिक है। अभी कह रहे तराई क्षेत्र जो है वहाँ की जो चीनी मिलें हैं वो भी महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरफ बढ़ती जा रही हैं, तो इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों वहाँ पर शिफ्ट हो रही है? ये चीनी मिलें जो हैं जो तराई क्षेत्र में पहले हुआ करती थी यहाँ पर, ठीक है, वो अब क्या है, वो भी अब महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरफ ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो उसकी मुख्य वजह क्या है? सर जनरल रीज़न मैंने पढ़े हैं वो मैं बता सकता हूँ कि सर वहाँ पे राउंड द ईयर हार्वेस्टिंग होती है शुगर केन की, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सर, वहाँ जो शुगर कंटेंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न इंडिया। वहाँ तीसरी चीज़ सर, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा सूटेबल है। फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए 200 दिन का मिनिमम शुगर केन की क्रॉप के लिए। वहाँ पे सर कोहरा उतना पड़ता नहीं है, तो वो फसल के लिए अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। चीनी मिल भी यहाँ से वहाँ चली जाएगी, महाराष्ट्र और कर्नाटक चली जाएगी, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। जो एक मुख्य उद्योग जो था चीनी उद्योग थे आपको, इसके अलावा और किसको आप ज़्यादा समझते कि ज़्यादा सूटेबल है इस क्षेत्र के लिए? सर इसके अलावा जो भी उत्तर प्रदेश स्टार्टअप ये जो इन्वेस्टर समिट आई है उसमें कई एरियाज़ पे फोकस किया गया है। सबसे पहले तो सर मैं चाहूँगा कि ये जो शिफ्ट हो रहा है इसको एड्रेस किया जाए, इसको छोड़ा ना जाए।
इसके लिए सर कोऑपरेटिव फार्मिंग पे जोर देने की ज़रूरत है, और जो किसानों की आय दोगुना करने का हमारा लक्ष्य है उस पे ध्यान दें। तो कमर्शियल क्रॉप्स का बहुत इंपॉर्टेंस है उसमें सर, केवल सेरियल्स क्रॉप से नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ सर, इस सेक्टर को एड्रेस करने के लिए सर जैसे डिफेंस पार्क खोले गए हैं, IT पार्क खोले गए हैं, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है, ग्रिड कनेक्टिविटी पे फोकस है, तो उससे भी हम इनकम जनरेशन कर सकते हैं। नए उद्योग लगेंगे तो उसमें भी युवाओं को रोज़गार मिलेगा। तो और सर लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग की भी पॉलिसी आई है, जिससे एक तरफ किसानों की जो फसल है वो ख़राब नहीं होगी और दूसरी चीज़ सही समय पर बाज़ार में पहुंचेगी, तो अच्छी मार्केटिंग की वजह से उसको उचित दाम भी मिल पाएंगे। तो कमर्शियल क्रॉपिंग में आप क्या क्या इसमें जोड़ सकते हैं आपसे? तो कमर्शियल फार्मिंग की बात करें, एक तो गन्ना हो गया यहाँ पर जो है जी, इसके अतिरिक्त कुछ और हम लोग फसल को यहाँ उगा सकते हैं? जी सर। कौन सी? तो जैसे यहाँ पे हम फ्रूट्स की फार्मिंग कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर का, क्योंकि सर 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं यूपी में, तो यहाँ पे पोटेंशियल है कि हम बड़े ही डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स उगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही तरह की फसल यहाँ उगा सकते हैं। जहाँ पर हिमालय का टच आता है और टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट सहारनपुर साइड में पाया जाता है, वहीं शुष्क आर्द्र भूमि और मिट्टी का पैटर्न भी यहाँ पे वेरीड है, रेनफॉल का पैटर्न वेरीड है। तो उसके चलते हम फूड प्रोसेसिंग में जो भी फल हो गए या हाई यील्डिंग हाई वैल्यू जो क्रॉप्स हो गई, चाहे सब्जियां हों या फल हों, उनका सर हम उत्पादन यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, एक समस्या और आती है कि हमारी जो एग्रीकल्चर जो कृषि जो है ये, उसमें किसान की तरफ से कुछ एक प्राइमरी प्रोसेसिंग भी होनी चाहिए जी। तो वो किसान नहीं कर पाता है या किसी न किसी वजह से नहीं कर पाता है, तो उसको कैसे आप बढ़ावा देंगे जिससे कि उसको अच्छा मूल्य मिले उसके फसलों का? जी सर, इसमें जैसे सॉर्टिंग हो गया, ग्रेडिंग हो गया, और चूंकि फसल का अमाउंट बहुत कम होता है तो किसान उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाता है और उसको जो बिचौलिए हैं वो माफिक दाम पे खरीद लेते हैं। इसको कैसे दूर करें, जैसे किसान जो अपने फार्म लैंड में ही उसी जगह पर ही प्रोसेसिंग करे? जी सर, इसके लिए पहली चीज़ तो कैपेसिटी बिल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रोत्साहन देना हो गया, जो स्वयं प्रभा चैनल है या फिर दूरदर्शन हो गया, उसके माध्यम से किसानों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। सर, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस IR। जी। पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म बड़ा यूज होता है, संविधान और संविधानवाद। जी सर। क्या है संविधान, क्या है संविधानवाद, क्या है? सर, जब भी कोई देश बनता है संक्षिप्त में बताइए। तो उसको चलाने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स चाहिए होते हैं। वो ज़्यादातर लिखित फॉर्म में ज़्यादातर पाए उनको देश की जनता इनेक्ट करती है। उन सेट ऑफ रूल्स को, जो कि व्यवस्था कैसे चलेगी और व्यवस्था की शक्तियाँ क्या होगी और उसको लिमिट भी करता है, वो होता है संविधान। और संविधानवाद होता है सर, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। उसको सर एग्जैक्ट मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। संविधानवाद का कंसेप्ट तो मेंस में सवाल भी आता है पॉलिटिकल साइंस। सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, विज्ञानवाद, ये आपके पॉलिटिकल साइंस का बहुत फेमस टर्म है। जी। तो आदर्शवाद का प्रारंभ कहाँ से माना जाएगा? पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल थिंकर में आदर्शवाद का प्रारंभ कहाँ से मानेंगे आप? अगर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट देखते हैं तो सुकरात और प्लेटो के अंदर हम जो प्लेटो का आदर्शवाद है जी क्या है? आदर्शवाद है क्या? आदर्शवाद है सर, ये मतलब ऐसे विचारक जो कि ये मानते हैं कि जो भी हम देख रहे हैं वो सब एक मिराज है, काल्पनिक है, और जो असली दुनिया है वो जो हम दुनिया देख रहे हैं उसके पीछे एग्जिस्ट करती है, वो आदर्शवाद कहलाती है। और प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद कहाँ से शुरू होता है? सर प्रकृतिवाद के सबसे प्रमुख प्रणेता किसको माना जाएगा? सर मैं माफ़ी चाहूँगा सर, ये मटेरियलिज्म है क्या? जी, नेचुरलिज्म। तो ये सर मैंने पढ़ा नहीं सर। प्रैग्मेटिज्म पढ़ा है? जी प्रैग्मेटिज्म थ्योरी किसकी है? सर ये पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ा है, जनरल पढ़ा है। जो पढ़ा है, जो जानते हैं वही बताइए। यही बताइए कि प्रयोजनवाद है क्या? जी सर, प्रैग्मेटिज्म का मतलब है कि कोई भी काम है उसको हम प्रैक्टिकल रूप से कैसे कर पाएँ,
उसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम किसी चीज़ को या सिस्टम को या रूल को फॉलो करें, बल्कि उसका फोकस जो होता है वो आउटकम पे होता है कि किस तरह से हम अपने डिज़ायर्ड एंड को अचीव कर सकें। कुछ ना। मेडिटेशन शब्द आपने यूज किया था। जी सर। तो मेडिटेशन, कैसा मेडिटेशन करते हैं? सर मैं आर्ट ऑफ लिविंग से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, जी जी। तो विशेष करके उनके जो कोर्सेज हैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो वो कुछ गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं। तो मेडिटेशन तो बहुत सारी सर उसमें कैटेगरीज हैं। योग दर्शन में भी मेडिटेशन की बात किया गया है। जी सर। तो वो मेडिटेशन और जो आप मेडिटेशन करते हैं वो कैसे डिफरेंट करेंगे? दोनों अलग अलग हैं कि एक ही है? सर जो मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ वो उसी का पार्ट है, वो उसी का एक सबसेक्ट है सर। और जो आर्ट ऑफ लिविंग का नहीं, पूरा जो हमारी योग की फिलॉसफी है टोटल। जी, योग की फिलॉसफी में अष्टांग योग आता है। जी सर। अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग सर, हाँ 8 नियम है। हाँ 8 नियम है सर, वो मुझे कुछ याद आ रहे हैं। सम्यक आहार, यम नियम, आसन, प्राणायाम, आहार, प्रत्याहार, समाधि लास्ट है सर, उसके पहले है कुछ एक है, मिस कर रहा हूँ सर। आपने बताया था शुरू में कि आप कुछ टीचिंग से भी कुछ जुड़े हुए हैं। जी सर। ऑनलाइन टीचिंग। जी। ऑनलाइन टीचिंग तो आजकल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है। लोग यूपीएससी की नौकरी छोड़ करके ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। जी। आप उस क्षेत्र से फिर आप आ रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में। जी। क्यों ऐसा है? सर ऑनलाइन टीचिंग मैंने कमर्शियल लेवल पे एक्सेल करने के लिए नहीं की थी, सिर्फ एक माध्यम है कि अपना थोड़ा सा, जैसे तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो थोड़ा अपना खर्चा भी चला सकें, और दूसरी चीज़ ये भी देख सकें एट द सेम टाइम कि कुछ वैल्यूज सर इनकलकेट होती रहती हैं, जैसे कुछ बच्चों को पढ़ाना, उनके साथ रहना, वो मुझे एज अ हॉबी। जैसे आपकी हॉबी है, जी। अब इस हॉबी को ही आप अपना प्रोफेशन बना लें जी। तो ज़्यादा बेहतर करेंगे आप ना। सर बिल्कुल, और सर प्रशासन में काम करना, लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, ये सर बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है मेरे अंदर, और ये भी एकदम सर बिल्कुल हॉबी का ही पार्ट है। अच्छा, आप के हिसाब से एक प्रशासनिक अधिकारी के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? 3-4 का उल्लेख करिए। बिल्कुल सर, ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, सेल्फलेसनेस होना चाहिए, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, नॉन पार्टिसनशिप होनी चाहिए। बस काफ़ी आपने बता दिया। इसमें से ज़्यादातर आप में भी होगा? सर कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर इन गुणों को लाने की। फिर भी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो पुलिस प्रशासन है, राजस्व प्रशासन है, तमाम तरह के आक्षेप लगते रहते हैं जी। कि वो कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। कई जगह पे भ्रष्टाचार के भी आप सुने होंगे। जी। भ्रष्टाचार के खिलाफ छापे पड़ते रहते हैं। जी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब हमारी पूरी व्यवस्था इससे ध्वस्त हो जाती है। बिल्कुल सर। तो इससे आप कैसे मुकाबला करेंगे जब आप एक, मान लीजिए कि आप ज़िले के कलेक्टर ही हैं और आप अपने पूरे जनपद में, पूरे ज़िले में आप वो भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं उसको, तो क्या आपके पास योजना होगी? सर सबसे पहले तो व्यक्तिगत स्तर पर मैं लीड करना चाहूँगा बाय एग्जांपल, कि मैं अपने सारे प्रॉपर्टी की डिटेल्स हों या कुछ भी हों वो मैं एक्सेसिबल कर दूँगा ऑनलाइन, सरकार ने कहा हो या ना कहा हो, और मैं आग्रह करूँगा कि जो भी कर्मचारी हैं वो ऐसा कर सकते हैं। दूसरा सर सोसाइटल लेवल पे काम किया जा सकता है कि जो भी कुछ ऐसे NGOs होते हैं या कुछ विजिलेंट ग्रुप के लोग होते हैं, जो एनलाइटेंड ग्रुप के, जो कि इस मुहिम में साथ हैं, उनको बुला के साथ लिया जा सकता है, जो भी ईमानदार अधिकारी हैं, कि एक अभियान चलाया जाए कि ऐसे लोगों को जो कि, या विजिलेंस टीम के साथ मिलकर काम किया जा सकता है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको पकड़ने का। और तीसरा सर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इसमें ज़रूरत है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी सोची जाए जिसमें कि ये देखा जाए कि एक इंटेलिजेंस का भी इनपुट हो, उससे आप ईजिली पकड़ा जा सकता है ऐसे लोगों को, कि जिन लोगों के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट्स मिलें उनको प्रमोशन न दिया जाए या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरा सर टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को एक लैंडलाइन या नंबर दे सकते हैं जिससे कि सुचारू रूप से अंतिम श्रेणी में खड़ा आदमी भी मेरे तक अपनी पहुंच बना सके, कोई भी शिकायत हो तो दर्ज करा सके। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं सरकार अभी दे भी रही है। जी सर। शिकायत दर्ज करने के लिए कौन कौन से नंबर हैं जिस पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं? नंबर तो अभी याद नहीं आ रहा सर। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जी सुना है आपने? जी। बताइए, पता हो तो क्या है नंबर उसका?
सर एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, बट ऐसी हेल्पलाइन है उसके बारे में तो सर महिला हेल्पलाइन? सर एक 10 90 शुरू हुई थी और बीच में डिसकंटिन्यू किया गया था, फिर से कंटिन्यू किया गया है। ठीक है, जा सकते हैं। थैंक यू सर।